हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हमारा ईवीएस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आज करने वाले हैं। 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करवा चुका हूं मैं, प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2। उन दोनों की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ईवीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लेलिस्ट पूरी मैंने वहाँ पर प्लेलिस्ट की ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 ये जो अभी हम करने वाले हैं, ये सारी प्लेलिस्ट में आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो सेट 3 में हमारे 30 MCQs रहेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक सेट में हम लोग 30 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसमें भी आपके 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, किसी न किसी एग्जाम में आपके आए हुए हैं, चाहे वो आपका एच टेट हो, चाहे वो आपका सी टेट हो, चाहे वो आपका हिमाचल प्रदेश का टेट हो, है ना, चाहे आपका उत्तराखंड टेट हो। तो ये सारे क्वेश्चन आपके क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और आप लोग जानते ही होंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। उससे हमें ये पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जैसे ही अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड टॉपिक आप पढ़ लो, तो कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में वहाँ से मिल जाता है। और प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन आप कर लेते हैं, तो आपको आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। 60 क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं 2 प्रैक्टिस सेट में। अब ये जो तीसरा सेट है, ये चलेगा हमारा 61 नंबर क्वेश्चन से। नेफेथिन्स एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में वह पौधा कहाँ पाया जाता है? ये 4 ऑप्शन है, तो मैं आपको बता दूं। नेफेथिन्स जो आपका है, ये क्या करता है, जैसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको अपने अंदर फांस लेगा। ठीक है। अब इससे होता क्या है, ऐसा ये क्यों करते हैं? क्योंकि ये पौधे नाइट्रोजन लेने के लिए इन छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं, और इससे उनकी पूर्ति होती है किस चीज की? नाइट्रोजन की, है ना। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन शायद सेट 1 में था, तो वहां पे भी मैंने बताया था। ठीक है। जो कीट भक्षी पौधे होते हैं, तो वहां की मिट्टी में क्या नहीं पाया जाता, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, इसी वजह से वो नाइट्रोजन लेने के लिए क्या करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं। जैसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हो गए, चूहे हो गए, है ना, तो उनको क्या करते हैं, ये खा जाते हैं। अब आप ये ना सोचें कि पेड़ पौधे कैसे खाएंगे। इन द सेंस क्या करते हैं, ये जो नेफेथेंस हो गया, या और भी ऐसे कीटभक्षी जो पौधे होते हैं, जो उनका फूल होता है कांटेदार, उसमें क्या होते हैं, जैसे ही कोई कीड़ा मकोड़ा बैठा तो ऐसे ही जकड़ लेते हैं। ठीक है। अब वो कीड़ा फिर इसके बाद निकल नहीं पाता, वहीं पर वो खत्म हो जाता है, मर जाता है, और फिर उससे पौधे को क्या होता है, नाइट्रोजन मिलता है। तो ये जो नेफेथिन्स नाम का एक पौधा है, ये आपका कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका मेघालय में, यानी कि इसका आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समझते चलिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझाता भी चलूंगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना जाए। 62 नंबर का क्वेश्चन है। हाँ, एक बात और बता दूं मैं, आपकी ये तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चल रहे हैं, मैं ईवीएस का 1 लाइनर लेकर के आऊँगा। जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, है ना, वो आपको थ्योरी सेक्शन में कवर करवा दूंगा। जैसे ये सांपों के बारे में बताया गया, तो उस 1 लाइनर में मैं सांपों के बारे में सारी चीज़ें बता दूंगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लगा पाओगे, और इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर आपके आते हैं सी टेट में, याद रखिए, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके सी टेट में। चलिए, क्वेश्चन है, सांपों के संदर्भ में सही कथन कौन सा होगा? हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है।
ठीक है, जब मैं थ्योरी सेक्शन करवाऊंगा तो आपको बता दूंगा। जो लोग पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको पता होगा कि 4 जहरीले सांपों का हमारे देश में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे नाग या कोबरा हो गया, जहरीले सांपों में से एक है, बिल्कुल सही बात है। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है, खोखले दांत नहीं होते हैं। सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो आपका ए हो गया, बी हो गया और डी, ये तीनों सही हैं। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो जो ऑप्शन सी है वो आपका राइट हो जाएगा, ए बी डी। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। हमारे देश में जो है 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। दूसरा, जो कोबरा होता है वो जहरीले सांपों का एक प्रकार है। और जो तीसरा सही है आपका सांपों के बारे में, तो सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 63 नंबर का, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? अब देखिए, जैसे यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में पूछा, तो मैं एक जो थ्योरी सेक्शन जब करवाऊंगा तो उसमें पूरे वन्य जीव जो अभ्यारण्य है उनके बारे में बात कर लेंगे। एक वीडियो में नेशनल पार्क के बारे में बात कर लेंगे, तो आपके क्वेश्चन बनेंगे यहीं से ही। तो इस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, इसलिए जरूरी है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करे जाए। अब जो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। पहली बात, अगर स्टेट पूछ दे तो कहाँ पर स्थित है? आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है ये चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। अब कौन से जनपद में उत्तर प्रदेश में है? तो वो आपका चंदौली जनपद है, जहां पर चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? जो वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है वो है UNDP, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, कभी कभी फुल फॉर्म भी अगर पूछ दिए जाते हैं तो आप लोग इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। UNDP का यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और जो वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित संस्था है, जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है, वो क्या है? UNDP है, यानी कि आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह, अब देखिए, जो स्तनधारी होते हैं वो क्या करते हैं? अंडे नहीं देते, वो बच्चे पैदा करते हैं। तो इसमें जो डी ऑप्शन है, बच्चे देता है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चमगादड़ जो होता है वो स्तनधारी है क्योंकि वो बच्चे देता है, ना कि अंडे। तो ये कॉन्सेप्ट रखिएगा कि जो बच्चे देते हैं वो स्तनधारी होंगे। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो जीवों के जो व्यवहार का अध्ययन किया जाता है उसे हम कहते हैं इथोलॉजी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है, याद रखिएगा। कौन सा? गल्फ ऑफ मन्नार। ये जो सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क आपका कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ना स्टेटमेंट वाले, ये आते हैं मैक्सिमम सीटेट में। अगला क्वेश्चन है, जो रेगिस्तान ओक के बारे में सही कथन बताना है। तो ये रेगिस्तान जो ओक होता है एक पेड़ होता है। अब इसकी क्या क्या विशेषता है उसके बारे में ये 4 पॉइंट दिए गए हैं, इनमें से कौन से सही हैं ये हमें निकालना है। तो जिसने पहले से पर्यावरण पढ़ा हुआ है, सीटेट के लिए भी पढ़ा हुआ है, तो उसको ये सारी चीज़ें पता होंगी, प्रैक्टिस कर रहा होगा। जो नए बच्चे हैं वो अभी मैं बताने वाला हूँ, वो लोग यहाँ पर समझें उस बात को। और जब हम
थ्योरी सेक्शन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें समझा देंगे। जो ये पेड़ होता है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। जो रेगिस्तान ओक होता है, जो पेड़ है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये पॉइंट बिल्कुल याद कर लीजिए। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं, गलत बात है। इसकी जो जड़ें हैं वो टहनियों से नहीं लटकती। सी आपका देखते हैं, इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। ये बिल्कुल सही है कि इसकी जो जड़ें होती है वो इतनी गहराई तक जाती हैं कि वो जड़ें क्या हैं, जहां पानी हो वहां तक पहुंच जाए। अगला पॉइंट है सॉरी, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है। स्थानीय लोग पहले पाइप का उपयोग करके इसका पानी पीते थे, बिल्कुल सही बात है। जो स्थानीय लोग हैं पानी पीने के लिए इसमें पाइप लगा करके क्या करते थे, पानी पीते थे। तो इसमें कौन कौन से सही हैं, आपका ए सही है, सी सही है और डी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है आपका बी। तो ए सी डी ये तीनों सही है। रेगिस्तान ओक के बारे में, ये एक ऑस्ट्रेलिया का पेड़ है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 69 नंबर का, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है तो कौन सा पक्षी होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि एकदम टॉप में कोई पेड़ होगा, सबसे ऊपर जो घोंसला बनाता है वो कौन सा पक्षी होता है, वो होता है आपका कौवा। ठीक है, प्रैक्टिकली आप देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। आपके पास पास पेड़ पौधे होंगे, अब जब कौवा का घोंसला देखेंगे तो एकदम टॉप में ही होगा। जितना ऊंचाई पर हो सकता है उतनी ऊंचाई पर कौवा घोंसला रखता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आ गया, ये आ गया आपका हाथियों के बारे में। ये भी सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम सी टेट में आते हैं। हाथियों के बारे में है। अब 4 पॉइंट है। हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है, तो बिल्कुल सही है। या फिर जैसे गंदले पानी नहीं, मड में जो कीचड़ होता है उसमें खेलना पसंद करते हैं। कुछ भी घुमा के थोड़ा बहुत इधर उधर पॉइंट दे सकते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि वो जहाँ पर मिट्टी कीचड़ वैसा होता है वहाँ पर वो लोग खेलना लौटना पसंद करते हैं। क्या होता है, इससे शरीर को उनको ठंडक मिलती है। अधिकांश हाथी दिन में 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं, गलत है। 3 महीने की हाथी के बच्चे का जो वजन होता है लगभग 200 केजी होता है, 200 किलोग्राम होता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा आपका। डी पॉइंट है, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलो पत्ते या झाड़ियां खा जाते हैं, तो ये भी सही है, यानी कि ए सी डी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। 3 पॉइंट इसमें सही हैं कि हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं सॉरी, जिससे क्या होता है उनके शरीर को ठंडक मिलती है। 3 महीने का हाथी का जो बच्चा है उसका वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। जो बड़े हाथी होते हैं वो दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ती या झाड़ियां खा जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वन अधिकार अधिनियम 2006 का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है। तो 4 ऑप्शन है, तो डायरेक्ट हम आंसर पर चलेंगे क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं। वो थोड़ा फास्ट करना होगा क्योंकि ये एमसीक्यूज क्वेश्चन है, जहां पर समझाने की जरूरत पड़ती है वहां पर मैं कुछ चीजें एक्स्ट्रा बता देता हूँ। पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मान्यता देना ही वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य है। ठीक है, जो वन अधिकार अधिनियम 2006 है उसका मूल उद्देश्य है पारंपरिक रूप से जो वनों में रहने वाले समुदाय हैं उनको अधिकारों को मान्यता देना, उनके अधिकारों को मान्यता देना। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो ये तो आई थिंक सभी को मालूम होगा, 4 कक्ष होते हैं। आपके हृदय के मनुष्य में कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं कहलाती है। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम परागण। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, क्लोन क्या है। तो देखिए पहले तो आप समझिए,
क्लोन में क्या होता है, एक ही जनक होता है, या तो नर या फिर मादा। तो इसमें एक ये लिखा हुआ एकल जनक से प्राप्त पौधे, सही बात है। कायिक रूप से उत्पादित पौधे और आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान। मतलब क्लोन क्या होता है, किसी भी पौधे का कॉपीराइट कह सकते हैं आप, डायरेक्ट कॉपी, सेम टू सेम, हूबहू उसके जैसे होना ही क्या कहलाता है, क्लोन कहलाता है। तो क्लोन के बारे में जो ये तीनों पॉइंट दिए हुए हैं बिल्कुल सही है। इसका एकल जनक से प्राप्त पौधे होते हैं, कायिक रूप से उत्पादित पौधे होते हैं और आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के एकदम सेम होते हैं, यानी उनके समान ही होते हैं। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जब हम थ्योरी सेक्शन करेंगे तो और अच्छे से मैं समझा दूंगा इसमें। अभी हम लोग एमसीक्यूज कर रहे हैं तो इसको समझिए, जो नए बच्चे हैं। बाकी जो लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं तो वो लोग प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं। इनकी 1859 की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इनके प्राकृतिक चयन संबंधी शोध का विवरण है। यह उद्भव जीव विज्ञान में मील का पत्थर। इस पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के जो रचयिता है वो है चार्ल्स डार्विन, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 76 नंबर का क्वेश्चन, टेडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? जो टेडपोल होती है वो किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था होती है? तो वो होती है मेढक की। तो आंसर क्या हो जाएगा? मेढक। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गेंडे वाला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? इस क्वेश्चन को घुमा फिरा करके कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो आपका सेट 1 सेट 2 किया हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कुछ अलग तरीके से। तो देखिए, जो एक सींग वाले गेंडे का जिस राष्ट्रीय उद्यान में कह सकते हो या वन्य जीव अभयारण्य में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है वो है आपका काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य, और ये आपका आसाम में पाया जाता है। सॉरी, पाया क्या, स्थित है, ठीक है। काजीरंगा जो वन्य जीव अभयारण्य है वो आपका आसाम में स्थित है, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो चुनकर चरना, ठीक है। ये लोग क्या होते हैं, जो चरने वाले पशु होते हैं वो चुन करके चरते हैं उनको। चलिए, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। पौधे में जो अधिग्रहण करते हैं पानी को वो किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है जाइलम के द्वारा। अगला क्वेश्चन, पेड़ पौधे को घटाते हैं क्योंकि वो अवशोषण करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है कि पेड़ पौधे जो हैं किसका अवशोषण करते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है कि पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि अवशोषण करते हैं। तो आपको पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। एट्टी 81 नंबर का क्वेश्चन है, सामुद्रिक कच्छपों की जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाई जाने वाली 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो वो ऑलिव रिडले की है। ये प्रजाति है कछुए की, ऑलिव रिडले। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर का, ऑलिव रिडले। निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्योंकि किसी और एग्जाम में आ गया होगा। सेट 1 या 2 में भी मैंने इसको बताया था। तो आपका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस,
यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसका क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन। WHO का हो जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। निम्न में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है? यानी कि जो पौधे होते हैं तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो जंतुओं से अलग कर देती है? तो एक तो आपका क्लोरोफिल और रसधानी, ये प्रक्रिया क्या करती है? जंतुओं से पौधों को अलग करती है। तो आंसर सी इज द राइट आंसर। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? ये आपको ऑप्शन दिए हैं, पर्यावरण मित्र या फिर पर्यावरण श्री या फिर तरु मित्र या फिर वृक्ष मित्र। तो जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है आपका वृक्ष मित्र, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था कौन सी है? तो आपको पता है जो रेड डेटा बुक इशू करता है वो कौन सी संस्था है? IUCN है। और वही संस्था क्या करती है? वन्य जीवों की सुरक्षा की संस्था होती है, यानी कि IUCN। इसका फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन एक सेकेंड, इंटरनेशनल, एक सेकेंड, इसका फुल फॉर्म होगा आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म आपका ये हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु जो संस्था होती है वो IUCN होती है। अगला आपका क्वेश्चन है, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो लौंग और केसर जो पौधे होते हैं वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो आपके फूल से। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा फूल। चलिए 87 नंबर का क्वेश्चन है, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो डायरेक्ट आंसर पर चलते हैं। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आपका प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? वन्य प्राणी सप्ताह को मनाया जाता है। कब? अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, प्रथम सप्ताह में। किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? तो जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसको पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। ये स्थित कहाँ पर है? तो आपका उत्तराखंड में स्थित है। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पहला राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। यह पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो अगर पूछ दिया जाए कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो आंसर भी आपका हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका पहले नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड में स्थित है। चलिए, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं, ये पक्षी कौन से हैं? तो आपको पता है चील हो गया, बाज हो गया और गिद्ध, ये पक्षी ऐसे हैं जिनको हमारी तुलना में यानी कि मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक दिखाई देता है। तो चील, बाज और गिद्ध। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है,
निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? तो देखिए, काफ़ी हद तक पीछे तक जो घुमा सकता है तो वो तो हो गया आपका आंसर उल्लू। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन को पीछे की ओर मोड़ लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मैना। तो इन दो क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, यानी कि झटके से पीछे जो पक्षी मोड़ लेती है अपनी गर्दन को वो हो जाएगा आपका मैना। लेकिन जो काफ़ी हद तक है ना, अपनी जो गर्दन को क्या है पूरा नहीं मोड़ सकते, लेकिन काफ़ी हद तक आपको लगेगा कि मुड़ चुकी है, तो उस गर्दन को अगर पीछे की तरफ घुमा सकता है तो वो हो जाएगा आपका उल्लू। लेकिन झटके से यानी कि एकदम से फट से पीछे कर लिया जाए, जो झटके के साथ आपके गर्दन को एकदम पीछे घुमा लेती है, वो आपकी मैना है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने दोनों यहाँ पर आपको बता दिए कि ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपका यही कि काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है तो उल्लू हो जाएगा, और अगर यहीं पर आ जाए कि झटके से अपनी गर्दन को पीछे मोड़ लेती है तो वो आपका मैना हो जाएगा। चलिए, आज के क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए। अभी तक हम लोग 90 क्वेश्चन कर चुके हैं। हमारा एक प्रैक्टिस सेट चलता है, एक सेट में आपके 30 MCQs रहते हैं, और ये सभी MCQs क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो जितने भी लोग अभी CTET दिसंबर 2023 की तैयारी करने वाले हैं वो लोग तो अभी इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। जो बिल्कुल नए हैं तो उनके लिए थ्योरी सेशन भी लाने वाले हैं, थ्योरी सेशन पढ़ेंगे, CDP के भी क्वेश्चन आएंगे प्रीवियस ईयर के। तो जितने भी लोग CTET की तैयारी करते हैं या HP टेट या फिर अपने किसी भी स्टेट के टेट एग्ज़ाम की, तो बिल्कुल आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगर आप लोग नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी ज़रूर मिल जाए। ठीक है, तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। इस बार CTET दिसंबर का आप सभी का एग्ज़ाम निकल जाएगा, जितने लोगों का इस बार रह गया है, और जो नए कैंडिडेट हैं उनका भी निकल जाएगा। बस आप इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, थ्योरी सेशन भी आएंगे उसको भी समझते चलिए। ठीक है, जल्दी ही नोट्स तैयार होने वाले हैं, बस वो नोट्स आप ले लीजिएगा, CTET आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। तो जैसे कंप्लीट हो जाएंगे तो आप लोगों को मैं बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।